तो यहाँ तक हो गया था। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गीजूभाई वधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चे के लिए कई कहानियाँ लिखी। जो गीजूभाई वधेका थे वो गुजरात के हैं और उन्होंने कहानियाँ लिखी है बच्चों के लिए। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। जो रॉबिन होता है, भारतीय रॉबिन, वो अंडा जो है अपना सड़क के किनारे देता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। जो कोयल जो होती है वो अपने घोंसला नहीं बनाती है एंड वो कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा दे देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसला का उपयोग करते हैं। जो पक्षी होते हैं वो तो पेड़ पे रहते हैं, बट वो अंडे देने के लिए ही घोंसले का निर्माण करते हैं अपने। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जो भी चूजे पक्षी होते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो वो घोंसले में रहते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है, नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। हीलगुंडी कर्नाटक में है, हीलगुंडी कर्नाटक में है। हीलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। ये पूछता है बच्चों की पंचायत को कहाँ पे भीम संघ कहा जाता है, तो हीलगुंडी में। और हीलगुंडी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती है। ये बरगद की पेड़ हो गई और ये जो शाखाएं लटकती हुई रहती है यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये जो है ये उनकी जड़ें ही होती है। डेजर्ट ओक रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक बोले, ये एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाती है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है, जो कि चावल की जब नई फसल होती है उस अवसर पर मनाया जाता है। असम बिहू में और चावल की नई फसल के अवसर पर मनाया। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। जो बिहू जो फेस्टिवल होता है वो असम में मनाया जाता है, जो कि 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन। पोचमपल्ली जो जिला है वो आंध्र प्रदेश में है और मुक्तापुर गांव में है। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली जिला में और पोचमपल्ली जिला जो है आंध्र प्रदेश में है। एंड पोचमपल्ली जिले में जो ज़्यादातर लोग हैं जो बिजनेस करते हैं वो कालीन बुनाई के करते हैं। जो व्यवसाय है उनका वो कालीन बुनाई करते हैं और खिलौना बनाते हैं, और कुछ लोग जो है परफ्यूम या इत्र बनाते हैं। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहाँ उन्हें बनाया जाता है। कुछ चीज़ें जो है जहाँ पे बनाई जाती है उस नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई, etc। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चितपन मलयालम में पिता का छोटा भाई। पिता के छोटे भाई को चितपन कहा जाता है मलयालम भाषा में। कुंजमा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। यानी कि अगर अंकल है, अंकल को मलयालम में चितपन कहा जाता है और आंटी को मलयालम में कुंजमा कहा जाता है। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। ये सब केरल में मिलते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च केरल में मिलते हैं। गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची। जो गरम मसाला जो होता है वो छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म जो है वो भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। एंड लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। परेड की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है वहीदा प्रिज्म, जो एक लेफ्टिनेंट कमांडर है।
वाहिदा प्रिंट जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले के थनट्टी से है। ये जो है ये राजौरी ज़िले के थनट्टी से। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है, 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। ये प्रिज्म है और यहाँ से अगर प्रकाश की किरण जाती है, अगर एक रे जा रही है तो ये 7 रंगों में बिखर जाती है। बैजानी है, पीनाला आप लोग जानते ही होंगे। बैगनी, जामुनी, नीला, बैजानी, हरा, लाल, पीला, बैजानी, पीनाला, नारंगी एंड लाल। तिब्बती जिसे भूटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली सबसे बोली जाने वाली भाषा है। लद्दाख में भूटी भाषा बोली जाती है और भूटी को तिब्बती कहा जाता है। भूटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है। भूटी भाषा में पिता को आबा ले कहा जाता है। भूटी भाषा में माँ को आमा ले एंड पिता को आबा ले कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये जो मच्छर होते हैं ये जो हम लोग का पैर का तलवा होता है, पैर के तलवे से हमारे शरीर की जो गर्मी होगी उसे सूंघ कर ढूंढ लेते हैं हम लोगों को। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। कुत्तों की भी सड़कों पे जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कोई भी कुत्ता जो है वो जो उनके मल मूत्र होते हैं उनकी गंध से वो जान लेते हैं कि उनके इलाके का कुत्ता है या फिर बाहर का कुत्ता है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, इंसानों को जो है बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं लेकिन जानवरों को बहुत सारे कलर नहीं दिखाई देते। आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही दिखते हैं। जैसे जो जानवर दिन में जगे होते हैं वो बहुत सारा मतलब कुछ कलर देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वो महसूस करता है। ये जो सांप है, हाँ, ये सांप जो है, सांप को बाहरी कान नहीं होता है और ये जो है वाइब्रेशन से फील करता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कोई जो पक्षी होता है वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालता है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाज़ एंड ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जो मछली जो होती है अगर उन पे कोई खतरा आता है तो वो जो है एक दूसरे के जो चेतावनी है वो बिजली तरंगे से एक प्रकार की वेव है वो लोग एक तरह की वेव हो वो लोग निकालते हैं या छोड़ते हैं पानी में। उससे उन लोगों को पता चलता है कि हाँ खतरा है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे जो लोग जंगल में रहते हैं आदिवासी या जो भी हो, वे लोग देखते हैं कि जो जानवर होते हैं वो कुछ अलग तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि तूफान या भूकंप कुछ आने वाली है। जैसे सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गए। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए।
डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन जो होती है वो इंसानों की तरह भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। एंड बोला गया है कि डॉल्फिन के पास भी फीलिंग होती है इंसानों की तरह। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। इंसानों की जैसी अपनी पूरी भाषा होती है, वैसे ही वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। वो जो होते हैं ना, भालू जैसे दिखेंगे और पेड़ पे लटके रहते हैं, उन्हें स्लॉथ कहा जाता है, और पर वो भालू नहीं होते। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये काफ़ी आलसी होते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ की जो मूछें होती है वो हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। शिकार ईस्ट है या वेस्ट उसे पता चलेगा। बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ की जो मूछें होती है उससे उन्हें रात के अंधेरों में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में कराहना, गुर्राने में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। बाघ का जो गुर्राना होता है उसको 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेती है। मतलब कि जो बाघ है वो अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं या शिकार झाड़ी के पीछे से हिल रहे हैं, उसकी आवाज़ है, वो दोनों का जो अंतर होता है उसे भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाता है। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। जो हाथी दांत होते हैं, हाथी दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता है। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, स्किन के लिए। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों हमारे हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान में भरतपुर ज़िले में घाना। इन जंगलों में जानवर का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया सपेरा, कालबेलिया सपेरा, कालबेलिया सपेरे। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। यानी कि कालबेलिया जो नाच होता है, जो सांप पकड़ते हैं उनको सपेरा बोलते हैं और सपेरा को ही कालबेलिया बोलते हैं। और ये जो कालबेलिया नाच होती है उसमें जो मनी की जगह सांप को यूज किया जाता है। यानी कि सांप जो है मुद्रा जैसी होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप होते हैं। इंडिया में 4 तरह के सांप होते हैं जो ज़्यादा जहरीले माने जाते हैं। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। ये हो गए, ये नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत को उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप को ऐसे 2 खोखला सा दांत होता है। जब वो किसी को डंक मारता है या जब वो किसी को काटता है
तो इसी से जो पॉइजन है वो इंसान के शरीर में चला जाता है, या फिर जानवर को काटे तो उसके शरीर में। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अगर किसी को सांप काट ले तो उसको जो दवाई दी जाती है सीरम, वो भी सांप के ही जहर से बनाई जाती है, ताकि जहर से जहर को ख़त्म किया जा सके। और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। ये आपको जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल होती है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये ह्यूमन बॉडी है तो इसका जो पेट है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ह्यूमन बॉडी का। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा की जाती है। काला हांडी एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की उपज की जाती है। फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होने के बाद भी भूखमरी के शिकार ज़्यादा लोग। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में आत्रेय, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आत्रेयपुरम, आत्रेयपुरम आंध्र प्रदेश। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की चीज़ दिए गए, दूसरी तरफ नाम 1-2 दिन तक ख़राब होने से। अच्छा, इसको बचाया, इन सब चीज़ों को ख़राब होने से बचाया। दूध को उबालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं जिससे ये ख़राब ना हो। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख दें, इससे भी ये ख़राब नहीं होते हैं। और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएंगे। ये तो सभी को पता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे चीज़ों का शिकार करते हैं। हाँ, कुछ इस टाइप से ऐसे पौधे होते हैं जो कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, या उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। और उन्हें निफेथिन्स भी कहा जाता है। इनमें निफेथिन्स सबसे ज़्यादा मशहूर है। कीटभक्षी पौधों में निफेथिन्स या इनको पिचर प्लांट भी बोला जाता है। निफेथिन्स को आप कीटभक्षी पौधा निफेथिन्स या पिचर प्लांट बोल सकते हैं, जो कि चूहा, मेंढक, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जानवरों को शिकार करते हैं। ये कीटभक्षी पौधे हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, तो उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, और उन्हीं का नाम है निफेथिन्स। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं या फिर हाँ उनका सेवन करते हैं, उन्हें वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, कुछ इस तरह से। ये ऐसे लंबे घड़े जैसे, एंड ऊपर से ये कीट है और ऊपर से ये ढक्कन, और ये ऐसे जो इसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और ये जो कीट है वो अंदर चला जाता है। मतलब कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। जो बीज होते हैं वो हवा के थ्रू उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। और कुछ बीज है जो नहीं उड़ पाते हैं, वह जानवरों की खाल यानी कि जो उनके बाहरी जो त्वचा बोल सकते हैं या फिर बाल, उनसे या फिर हमारे कपड़ों में अटक जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लग चिटक ऐसे जो है उसमें से फटकर और यहाँ से निकलकर वो यहाँ चली जाती है। पीचर प्लांट नेपथेंस इसे कहते हैं। मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है। पीचर प्लांट जो अभी बताए थे, ये पीचर प्लांट है। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है।
तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। यह मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का है। वेलक्रो इसको बोलते हैं। ये जो सैंडल है और यहाँ पे एंड यहाँ पे जो लगाया रहता है वो इस तरीके से ऐसे और इन्हें जिसे हम चिपकाते हैं और हटाने पे वो चरचर की आवाज़ होती है। इसको वेलक्रो कहा जाता है, जिसका आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल किए थे 1948 में। अब आते हैं कौन सी सब्जी कहाँ से आई हुई थी। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है, यानी कि जो भिंडी है वो अफ्रीका से आई थी, ये भारत की नहीं है। गोभी और मटर यूरोप से आया था भारत में। सोयाबीन चीन से, बीन अमेरिका से और मिर्च पुर्तगाल से। मिर्च अमेरिका से आया था, भिंडी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, सोयाबीन चीन से और बीन अमेरिका से। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती है। ये सब भारत की है और ये जितनी भी है ये अदर जगह से आई हुई है भारत में, ये भारत की नहीं थी। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती है। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर मीन्स तालाब होता है, सर यानी तालाब, सर मीन्स लेक। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। सर को मीन्स तालाब को। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था तो बाकी पानी बहकर नीचे बहे हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। ये एक तालाब हुआ। इस तरीके से बहुत सारा तालाब जो है ऐसे आपस में जुड़े हुए था और इस तरीक़े से 9 तालाब आपस में जुड़े हुए था। जब एक भर जाता था तो इससे पानी इसमें आता था, फिर इससे इसमें आता था, इससे इसमें आता था, फिर इससे इसमें इसी तरह 9 भर जाता था। अल बरूनी एक यात्री भारत आया था। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान देश से आया था। अल बरूनी जो था वो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था, एक यात्री था उज़्बेकिस्तान का। अल बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। भारत के चीज़ों के बारे में। पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ी तालाब, नौला धारा। बावड़ी तालाब, नौला धारा, ये सब पानी के स्रोत हैं। कुएं सूखने की कुछ वजह। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। इन सब वजह से कुएं सूख रहे हैं। दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव है। दड़की माई ये जो है ये राजस्थान में है और अलवर ज़िले में है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। यानी कि जो दड़की माई है वो राजस्थान में है और इस राजस्थान के दड़की माई में तालाब बनाने के लिए तरुण भारत संघ नामक एक संस्था जो है वो हेल्प की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। वैसे ही सागर का पानी तो नमकीन होता है, लेकिन जो मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम 300 ग्राम नमक पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। अगर ये मृत सागर है तो इसमें आप आराम से ऐसे तैर सकते हो, डूब नहीं सकते हो मृत सागर में।
दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी और ये 1930 में शुरू की गई थी। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पाते थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उन्हें बनाने पे बंदिश कैसी। और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाए? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ये जो दांडी यात्रा है ये गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था और ये नमक कानून का विरोध किया गया था, स्वदेशी नमक बनाने के लिए। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनाफोलिस से फैलती है। एनाफिलिस मलेरिया जो बीमारी है वो मादा मच्छर के काटने से होती है, जो एनोफिलिस नाम है। और मलेरिया की दवाइयाँ बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। जो मलेरिया जो है वो मलेरिया मादा एनोफिलिस नमक मच्छर के काटने से होती है। और मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें आयरन यानी लोहा होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है यानी कि लोहा, Fe। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। जो मक्खी जो होती है वो स्टोमक रिलेटेड डिजीज जो है फैलाती है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। ये जो अगर चापाकल होते हैं उनके नीचे यहाँ पे ज़्यादातर ये होते हैं। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, रोलन रॉस ने मलेरिया की खोज की हुई थी। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। अनीमिया खून की कमी से होने वाला एक बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीचड़ होते हैं। लार्वे जो होते हैं वो पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीचड़ होते हैं। अनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो खून की कमी से होती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर अपने जो अंडे हैं वो पानी में देते हैं। रोनाल्ड रॉस ने दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। कौन? रोनाल्ड रॉस। ग्रुप लीडर के गुण, पर्वतारोहण के संदर्भ में यानी कि माउंटेनिंग के संदर्भ में जो ग्रुप लीडर होता है उसका क्या क्या गुण होना चाहिए। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पे उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है। मीजो जो भाषा है वो मिजोरम में बोली जाती है। मीजो भाषा मिजोरम में बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। ठंड से बचाव के लिए आप विटामिन सी, आयरन की गोलियाँ और गरम गरम चॉकलेट या दूध का सेवन कर सकते हैं। पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन,
विंड चीटर जैकेट, सिटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पे है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि आप जब पर्वत चढ़ रहे हैं तो आपके शरीर का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए, और पीठ जो है सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पे कदम लगाए। यानी कि जो बछेंद्री पाल जो है वह 1:07 पे दिन के 1:07 यानी 1:07 PM पर 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंचाई पे चढ़ी और एवरेस्ट पे चढ़ी, जिसका नाम सागरमाथा भी है। बछेंद्री पाल 1984 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई। बछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं महिला है। गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। गोलकोंडा जो है वो हैदराबाद में स्थित है। गोलकोंडा हैदराबाद में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार 87 बुर्ज है। गोलकोंडा की जो बाहरी दीवार है वो 87 बुर्ज है। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने बड़े इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। जो गोलकोंडा है वह 1200 में मिट्टी का बना किला था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही यानी कुतुबुद्दीन ऐबक या उसका जितना भी सुल्तान हो, कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले आदिवासी बनाते थे, यानी आदिवासी जो है वो कांसे से परिचित थे। मल्लापुरम जिला केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल मल्लापुरम जिला। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में कौन कौन से आ जाएंगे? आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये पूरा आसमान, इसमें तारे, चांद एंड सूरज, ये सब क्या है? ये सब अंतरिक्ष है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 3600 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता विलियम्स कौन थे? सुनीता विलियम्स 2007 में सुनीता विलियम्स 2007 में 6 महीने से ज़्यादा रुकने का रिकॉर्ड बनाया। उनका यात्रा 9 दिसंबर 2006 को स्टार्ट हुआ। जो सुनीता विलियम्स जो है उनकी यात्रा जो है 9 दिसंबर 2006 को स्टार्ट हुआ और ये 6 मंथ तक रही हुई थी स्पेस में और 2007 में ये गई थी।